वेलकम टू द फार्मडॉक एकेडमी। जैसा आपके सामने स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है जो शरीर के अंदर काफी सारे बदलाव लेकर के आती है। माइस शब्द कहीं ना कहीं मसल से जुड़ा हुआ है और माइस्थेनिया ग्रेविस का वैसे मीनिंग होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। कहने का मतलब प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस, कहने का मतलब धीरे धीरे मसल वीकनेस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब ये बीमारी किस तरह की डिजीज है, यहां लिखा हुआ है क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। क्या लिखा हुआ है? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। अब जैसा नाम सजेस्ट करता है ऑटो इम्यून डिजीज, इसका मतलब वैसे आप जानते होंगे लेकिन आपको मैं ब्रीफ में समझा दूं। इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे शरीर को बाहर से आने वाले बीमारियों से या बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करना ताकि हम स्वस्थ रहें। नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बाहर से आने वाली चीज को फॉरेन बॉडी या फिर एक तरह से एंटीजन कंसीडर करता है और उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडीज। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के किसी हिस्से को अपना मानने से इनकार कर देता है। कहने का मतलब जो आपके शरीर का ही पार्ट है लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इम्यून सिस्टम यह समझता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ जिसको ये स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसके खिलाफ ये क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और जब ये एंटीबॉडीज बनाएगा तो सिंपल सी चीज है, आपके शरीर के खिलाफ बना रहा है तो देयर मस्ट बी डिस्ट्रक्शन, वहां कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और जब न्युकसान होगा तो आपके शरीर के अंदर उसके सिम्टम दिखाई देंगे। अब ये एंटीबॉडीज बनती किसके खिलाफ है और कहां के खिलाफ है? न्यूरोलॉजी के अंदर दो टर्म्स यहां पर आते हैं। एक तरफ देखिए, लेट मी राइट इट, साइनेप्स। साइनेप्स व्हाट इट इज अ जंक्शन। क्या होता है बच्चों? ये जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का क्या होता है? ये जंक्शन होता है। और इस जंक्शन के अंदर एक्चुअली होता क्या है? एक न्यूरॉन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बीच में जो खाली जगह होती है इसे आपने नाम सुन रखा होगा, वी नो इट एज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। किस नाम से जानते हैं इसको? हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब व्हाट वी कॉल इट, दिस स्पेस इज नॉन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये वाला क्या हो गया? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। एंड दिस वन इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब यहां होता क्या है? ब्रेन से जब कोई सिग्नल निकलेगा, जाहिर सी बात है उसको न्यूरॉन लेके आएगा। आप जानते हैं कि आपका ब्रेन ही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब तक पहुंचेगी जब भी तो बल्ब जलेगा। तो अगर कहीं एक वायर खत्म हो रहा है तो वहां जब आप उसमें दूसरा वायर जोड़ते हो तो उसे भी तो हम जंक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ब्रेन से कोई न्यूरॉन्स निकले, स्पेशली एक्सॉन्स, और उनके बंडल को ही हम नर्व फाइबर्स कहते हैं। तो जब वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे और यहां खत्म होंगे तो यहां दूसरे न्यूरॉन्स चालू होंगे। तो जाहिर सी बात है जो इंफॉर्मेशन वो ब्रेन से लेके आ रहे हैं वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होना जरूरी है। तो वहां पर एक जंक्शन आएगा जिसे हमने क्या कहा? साइनेप्स कहा। अब इस जंक्शन में होता क्या है? देखिए ये जो आ रही है इस न्यूरॉन में, आप भली भांति जानते हैं ये क्या आ रही है? नर्व इंपल्स। क्या आ रही है साहब? ये नर्व इंपल्स। इस नर्व इंपल्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कहां जाना है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और यहां पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इनको रिसीव करने के लिए बच्चों क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर। क्या मौजूद है? रिसेप्टर। और यहां पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर खास तरह के चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं
कैल्शियम चैनल, और चूंकि बाहर की तरफ चारों तरफ क्या मौजूद है, दीज आर द कैल्शियम आयंस। बड़ी आसान भाषा में आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको समझें। नॉर्मली इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये जो आपको कैविटीज लाइक जगह दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं वेसाइकल्स, और इनमें खास तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। जैसे अगर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया एसिटाइल कोलिन, आप परिचित होंगे इससे। ये न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब एक केमिकल है जो नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसको समझिएगा बड़े आसान भाषा में। जैसे ही नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल, कहने का मतलब एंड पार्ट के ऊपर आती है, पहला काम क्या होता है सुनिए। जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी, फर्स्ट वर्क विल बी, ये कैल्शियम चैनल खुलते हैं, और कैल्शियम बाहर से कहां आता है, अंदर। क्या हुआ, इंपल्स आते ही कैल्शियम चैनल खुले और कैल्शियम बाहर से कहां आया, अंदर। जैसे ही ये कैल्शियम अंदर आता है, ये किससे बाइंड होता है बच्चों, वेसाइकल से। और जैसे ही ये वेसाइकल से बाइंड होगा, आपकी ये जो वेसाइकल्स है ये नीचे मूव करती है और किसके साथ फ्यूज हो जाती है, ये फ्यूज कहने का मतलब जुड़ जाती है किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले वाला साइनेप्स है, उसकी मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये ओपन होती है, और ओपन होने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और किससे बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर से। जैसे ही बाइंड होगा, नर्व इंपल्स आगे चली जाती है, और जब जैसे ही आगे जाएगी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ब्रीफ में एक बार फिर से, नर्व इंपल्स आई, कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम अंदर आया, और अंदर आते ही आपका वेसाइकल से बाइंड हुआ, वेसाइकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई, यहां से आपका एसिटाइल कोलिन निकला और किससे जाके जुड़ गया, रिसेप्टर से। ट्रांसमिशन कंप्लीट। तो ये तो हुआ इंपल्स का ट्रांसमिशन नर्व से नर्व के बीच। लेकिन ये तब तक काम का नहीं है जब तक आपके ये इंपल्स आपकी मसल्स तक ना पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में आया कि मुझे ये मूवमेंट करना है, अब दिमाग में तो आया ये मूवमेंट करना है, लेकिन मूवमेंट आपकी मसल नहीं करती, मसल करती है लेकिन करवाता कौन है, ब्रेन। इसका मतलब यहां पर सिग्नल आना चाहिए। तो यहां पर भी एक जंक्शन होता है बच्चों, और यहां जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को कहते हैं, किस किस के बीच में जंक्शन होगा, वो नर्व और मसल के बीच में, और उसे क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेम चीज ये नर्व फाइबर मैंने बना दिया, सेम चीज यहां पर ये वेसाइकल्स है, सेम चीज ये आपका इसके अंदर एसिटाइल कोलिन है, सेम चीज ये क्या आ रही है, NI बोले तो नर्व इंपल्स आ रही है। वही जो हमने डिस्कशन किया था, यहां पर भी आपका कैल्शियम चैनल है और बाहर आपका क्या है, कैल्शियम आयन से। फर्क क्या आएगा, यहां फर्क ये आएगा कि इसके बाद जो स्पेस है, क्लेफ्ट वाला जो पार्ट था, इसके बाद नर्व नहीं, यहां फिर आपका मसल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेक ए मसल। अगर मैंने यहां पर ये मसल बना दी, तो मसल का क्या हो गया बच्चों, ये दिस वन इज मस्कुलर पार्ट, या हम कह सकते हैं मसल फाइबर। तो इधर क्या है, नर्व फाइबर है, इधर मसल फाइबर है, और मसल फाइबर के ऊपर ये मैंने वापस से क्या बना दिए, दीज आर रिसेप्टर। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, वापस से क्या बना दिए हमने, रिसेप्टर। सब कुछ सेम है, केवल एक अंतर आया, यहां मसल आ गई पोस्ट पार्ट पे, वहां नर्व ही है। तो इस पर्टिकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस नामक डिजीज में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस सिस्टम में एंटीबॉडीज जो बनती है, वो एंटीबॉडीज बनती है आपके इन रिसेप्टर के खिलाफ।
बड़ी आसान भाषा में समझना, किसके खिलाफ बनती है? रिसेप्टर के खिलाफ। कहां के रिसेप्टर? साइनेप्स कभी मत बोलिएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। अब जैसे मैं यहां पर कोई एंटीबॉडीज बिठा दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बना दिया, एंटीबॉडीज, लिख भी देता हूं मैं एंटीबॉडीज। अब समझिएगा, नर्व इंपल्स आई, आने के बाद कैल्शियम चैनल खुले, कैल्शियम अंदर आया, वेसाइकल से बाउंड हुई, वेसाइकल से एसिटाइलकोलिन निकलेगा, और निकलने के बाद जब ये रिसेप्टर पे बाउंड होने जाएगा, अब आप समझिए एक मसल के अंदर, एग्जाम्पल से समझिएगा, 100 फाइबर्स है। कितने फाइबर है? 100। हालांकि हजारों होते हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि 100 फाइबर्स है। उन 100 फाइबर्स में से अगर 30% फाइबर, कितना परसेंट? 30% फाइबर्स के ऊपर एंटीबॉडीज बैठ गई है, इसका मतलब 30% मसल फाइबर तो सूचना को रिसीव ही नहीं करेंगे। अरे कोई लॉक है, अगर उसके अंदर कोई सीमेंट भर जाए तो उसमें चाबी लगेगी ही नहीं। ये लॉक एंड की तो है, रिसेप्टर क्या है? लॉक है, और न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन क्या है? की है, चाबी है। जब एंटीबॉडीज बैठ गई है तो आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो रिसेप्टर से बाउंड ही नहीं हो पाएगा। अब बड़ा सिंपल है, जैसे मैं रोज मेरी पूरी ताकत लगा के ये एक्टिविटी करता हूं, इसमें मेरी 100% मसल काम कर रही है। अब अगर 30% मसल के ऊपर एंटीबॉडीज बैठ जाए तो आप बताइए क्या होगा? मेरी 100% मसल काम करेगी या 70% काम करेगी? जाहिर सी बात है, जब 30% तक सूचना ही नहीं जाएगी तो 70% काम करेगी। तो जब 70% काम करेगी, जैसे यहां डायग्राम के अंदर भी आप देखिए, ये नॉर्मली हुआ, सारे के सारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जुड़े। यहां पर अगर ये एंटीबॉडीज बैठ गई है तो इन एंटीबॉडीज की वजह से एसिटाइलकोलिन जुड़ ही नहीं पाएगा, और जब नहीं जुड़ पाएगा तो यहां क्या लिखा है? रिड्यूस ट्रांसमिशन, सूचना मसल तक जाएगी ही नहीं। तो जब 30% मसल कम काम करेगी तो मुझे क्या फील होगा? आप खुद बताइए। अगर मैं रोज 10 किलो वेट उठाता हूं, आज जैसे ही मैं 10 किलो वेट उठाऊंगा, मुझे क्या फील होगा? मस्कुलर वीकनेस। क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस। और ये एक साथ 30% नहीं हुई, सोचिए आज 5% इन्वॉल्व है, 10, 15, 20, 25, तो क्या होगा? जितने ज्यादा रिसेप्टर इन्वॉल्व होते जाएंगे उतनी ज्यादा मस्कुलर क्या होती जाएगी? वीकनेस। तो इसी वजह से हमने क्या कहा? प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। और इस वीकनेस की एक खास बात है। क्या खास बात है? अगर टिपिकल वर्ड याद रखिएगा, मस्कुलर वीकनेस विदाउट पेन। एक मस्कुलर वीकनेस वो होती है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो तो आप थक जाते हो। तो जब हम थक जाते हैं तो हमें क्या होता है? हमें वीकनेस के साथ साथ दर्द होता है। लेकिन यहां दर्द का तो कोई काम ही नहीं है, मस्कुलर क्या होगी? वीकनेस। अगर तुम्हें ये एक वर्ड पता है तो पूरा माइस्थेनिया तुम समझ गए। अब जहां जहां मसल है, एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूं, क्या बोलने के लिए मसल नहीं चाहिए? मैं आंख बंद कर रहा हूं, क्या मसल नहीं चाहिए? मैं आई का मूवमेंट कर रहा हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या मसल नहीं चाहिए? मुझे खाना निगलना है, जिसे कहते हैं स्वेलोविंग, क्या इसमें मसल नहीं चाहिए? बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन इस तरह से रहती है, मैं अपनी गर्दन को सीधा उठा पा रहा हूं और होल्ड कर पा रहा हूं, क्या इसमें मसल नहीं चाहिए? क्या मुझे चलने में मसल नहीं चाहिए? क्या मुझे सांस लेने में मसल नहीं चाहिए? क्या मुझे सीढ़ी चढ़ने में मसल नहीं चाहिए? क्या मुझे वेट उठाने में मसल नहीं चाहिए? अरे मसल के काम याद करते जाओ कि यार नॉर्मली हर वो काम जहां मूवमेंट होता है वहां मसल्स काम करती है, और जहां जहां मूवमेंट होता है वहां की मसल में अगर वीकनेस आएगी तो आपका काम प्रभावित होगा। तो सिम्टम क्यों रटना? अगर इतना सा मुझे पता है मस्कुलर वीकनेस, तो मैं कहूंगा जैसे डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, आदमी को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आएगी। मैं कहूंगा डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, वजन उठाने में दिक्कत आएगी। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग अपराइट पोस्चर, एक तरह से गर्दन को क्या करना,
पोस्चर मेंटेन करना, ऐसे लोगों को आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्रूपिंग ऑफ हेड, कहने का मतलब सर नीचे मिलेगा। आई को ओपन करने के लिए भी आपको मसल्स चाहिए, तो आपकी अगर ढंग से आई ओपन नहीं होगी तो आप एक वर्ड यूज करते हैं हम, टॉसिस, उसमें पी साइलेंट होता है, डेफिनेटली टॉसिस दिखेगा। आपको दाएं बाएं देखने में आईबॉल का मूवमेंट होता है ताकि आपका फोकस सेट हो चुके। ये फोकस सेट नहीं होगा प्रॉपर, ये इधर हल्का गई, ये इधर हल्का गई, तो आपको ब्लड विजन या डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। मुझे डेफिनेटली बोलने में दिक्कत आएगी, निगलने में दिक्कत आएगी, और ये जो जबड़ा है ये इसे बंद भी तो रखना पड़ता है। अगर ये मस्कुलर वीकनेस है तो जबड़ा खुला रहेगा, और अगर जबड़ा इस तरह से खुला रहा, एक वर्ड यूज किया जाता है हैंगिंग जॉ साइन। हैंगिंग जॉ साइन कहने का मतलब जबड़ा एक तरह से खुला का खुला, जो जॉ है वो आपका लटक रही है, जैसे ऐसे लटकी रहेगी। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आप नॉर्मली क्या करते हैं, इन सारे सिम्टम्स को याद करते हैं। मैंने आपको ये सब चीजें क्यों समझाई, ताकि आप इनको रटो ना, इनको समझो। अब आप देखिएगा, अगर आपको पता है मस्कुलर वीकनेस है तो अपने आप सिम्टम्स को आप इजीली समझ पाएंगे। अगर मस्कुलर वीकनेस है 100% का काम अगर 70% करेगी तो फैटीग, थकान आएगी। ट्रबल मूविंग द नेक, मस्कुलर वीकनेस है, रटना क्यों, हर एक का रैशनल आपको पता है कि डेफिनेटली गर्दन को ढंग से प्रॉपर मूव नहीं कर पाओगे। स्लर्ड स्पीच, लहराती आवाज, अरे मैं ढंग से नहीं, कहने का मतलब समझ नहीं पाओगे। ब्लर्ड विजन, ढंग से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। और यहां पर तो मैं लिख भी सकता हूं, यहां पर हो सकता है इंसान को क्या हो, डिप्लोपिया भी हो सकता है। और यहीं पर अगर आई लिखा है तो यहां पर मैंने लिख दिया टॉसिस ऑफ आईलिड। आईलिड का क्या हो सकता है, टॉसिस हो सकता है, डिप्लोपिया भी हो सकता है। देखिए यहां लिखा हुआ है ड्रॉपिंग आईलिड, ये रहा टॉसिस। इसके अलावा सांस लेने में मसल्स चाहिए तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, चेंजिंग इन फेशियल एक्सप्रेशन, अरे अगर कोई अच्छी चीज मिली तो हंसना, उसके लिए भी मसल्स चाहिए। दुखी होना, उसके लिए भी मसल्स चाहिए। खाना खाया, खाने को हम क्या करते हैं, चबाते हैं, क्या उसमें मसल्स नहीं चाहिए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। देखिए क्या लिखा है, डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। इसके अलावा आर्म एंड लेग वीकनेस, हाथ और पैरों में कमजोरी। और अगर हाथ और पैरों में कमजोरी है तो मैं लिख सकता हूं डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम। वही डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब कोई भी भारी चीज उठाने में दिक्कत आएगी। जो जो मसल का काम है वो सारी समस्याएं आपको डेफिनेटली यहां देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है। फिर जब आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे तो यहां पर जब दवाइयां आपको पढ़ाई जाएगी तो समझाया जाएगा कि माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है ना, और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, कौन कौन सी इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो होप सो आपको समझ में आया हो। आज के बाद अगर किसी ने कहा माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज है, क्या मतलब है, माइस बोले तो मसल, बोला मसल में क्या, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस, कहां की बीमारी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। क्या हुआ, एंटीबॉडीज बन गए, किसके खिलाफ, रिसेप्टर के खिलाफ। तो क्या प्रभावित हुआ, न्यूरल ट्रांसमिशन प्रभावित हुआ। तो सीधी सी बात है, जब सूचना मसल तक नहीं जाएगी तो प्रॉपर मूवमेंट होगा भी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।